हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तीन बेसिकली मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, रेप्लिकेशन का पूरा मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, देन आपको ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए एंड देन ट्रांसलेशन। तो हम जो पढ़ेंगे वो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नाम से समझ में आ रहा है कि अपनी कॉपी बनाना। तो डीएनए जो अपनी कॉपिंग मैकेनिज्म से अपनी एकदम कॉपी बनाता है, तो वो कौन से प्रोसेस से बनाता है? रेप्लिकेशन प्रोसेस से बनाता है। ये आपका डीएनए है। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल हमें याद है वॉटसन क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वॉटसन क्रिक ने। और उन्होंने हमें बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड में। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड में। ऐसा क्यों है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है? ये कैसे वॉटसन क्रिक ने डेमोस्ट्रेट किया? तो वॉटसन क्रिक का ये कहना था कि ये जो बेस पेयरिंग होती है, क्या होती है? बेस पेयरिंग। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म। तो जो स्पेसिफिक पेयरिंग होती है कि ग्वानिन की साइटोसिन से पेयरिंग हो रही है, थाइमिन की एडेनाइन से पेयरिंग हो रही है, फिर एडेनाइन की थाइमिन के साथ, साइटोसिन की ग्वानिन के साथ, ये जो बेस पेयरिंग हो रही है, इसी बेस पेयरिंग को ध्यान में रखते हुए इनके दिमाग में आइडिया आया कि कहीं ना कहीं डीएनए अगर कॉपिंग मैकेनिज्म से कॉपी बनाता होगा तो वो किस तरीके से बनाता होगा? सेमी कंजर्वेटिव मोड में बनाता होगा। सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब है कि एक तो पेरेंट स्ट्रैंड, देखो ये पहले पूरा पेरेंट था, पेरेंट डीएनए, तो जैसे ही ओपन हुआ तो एक तो पेरेंट स्ट्रैंड है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड है, डॉटर स्ट्रैंड। ऐसे यहां पर पेरेंट स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड। तो अगर हम बात करें यहां पर सेमी कंजर्वेटिव मोड में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब क्या है कि एक तो पुराना वाला डीएनए है और एक तो पुराना वाला स्ट्रैंड है और एक नया वाला स्ट्रैंड है। तो इसे कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव मोड में डीएनए रेप्लिकेशन आपका शो कर रहा है। वहीं अगर अगर हमसे कोई पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मोड जो बताया, वो तो बताया वॉटसन क्रिक ने, पर एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? अगर आपसे पूछता है तो यहां पर आता है आपका मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट है? मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चला कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक्सपेरिमेंटली, वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। किसमें होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड में। अब एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखेंगे। देखिए हमने डीएनए ले रखा है, यहां पर क्या ले रखा है? डीएनए। अगर आप इस डीएनए की बात करें, इसमें नाइट्रोजन कौन सा है? 15 वाला। नाइट्रोजन कौन सा है? 15। यानी हमने इसे N15 मीडियम में ग्रो कराया है। ये ई कोलाई का डीएनए है। किसका डीएनए? ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई का डीएनए है। इसको हमने नाइट्रोजन 15 मीडियम में ग्रो कराया। जब हमने इसको नाइट्रोजन 15 मीडियम में ग्रो कराया तो इसका पूरा डीएनए देखो अभी नाइट्रोजन 15 है। मतलब पूरे डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो कौन सा वाला है? 15 वाला। नाइट्रोजन के हम यहां पर दो आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। तो हमने ई कोलाई का जो डीएनए ग्रो कराया है, जो कल्चर करवाया है, वो कौन से मीडियम में करवाया है? N15 मीडियम में, यानी नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में। फिर अब ये जो ई कोलाई है, ये क्या करता है? हर 20 मिनट्स में रेप्लिकेशन शो करता है। हर कितने मिनट में? 20 मिनट्स में रेप्लिकेट कर देता है, अपनी कॉपी बना देता है। तो अब हमने इसे ग्रो कराना स्टार्ट किया 14 मीडियम में। कौन से मीडियम में? यानी हमने इसका मीडियम चेंज कर दिया एकदम से। हमने इसे अब ग्रो कराया N14 मीडियम में। पहले कराया था N15 में, तो सारा बैक्टीरिया हमें N15 वाला मिला। अब हमने इसे ग्रो कराया कौन से मीडियम में? N14 मीडियम में। तो क्या होगा? देखो एक स्ट्रैंड तो 15 वाला, एक स्ट्रैंड 14 वाला, ऐसे एक स्ट्रैंड 15, एक स्ट्रैंड 14। तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एक तो पुराना वाला है और एक नया 14 वाला। 14 वाला क्यों आ गया? बिकॉज हम इसे N14 मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं। अब ऐसे यहां पे एक 14 वाला क्यों आ गया? क्योंकि 14 में ग्रो करा रहे हैं। और एक पुराना वाला क्यों आया? बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि हमें 50% हाइब्रिड डीएनए मिला। 50% कैसा मिला है? हाइब्रिड डीएनए। कितना परसेंट है आपका? 50% हमें हाइब्रिड डीएनए मिला है। और अगर कोई हमें यहां पर पूछे यहां पर कितना डीएनए है आपका, तो 100% N15 वाला, 100% हैवी डीएनए। N15 मतलब हैवी और N14 मतलब लाइट। और अगर 14 15 दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड डीएनए। कितना डीएनए हो गया हाइब्रिड? 15% हाइब्रिड डीएनए मिला है यहाँ पे हमें। कितना परसेंट? 15%। वहीं अब देखो, अब दोबारा अगर हम N14 मीडियम में ही ग्रो कराएंगे तो जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला स्ट्रैंड दिख रहा है, ये अपने ही जैसा ग्रीन वाला बनाएगा, क्योंकि 14 में ग्रो करा रहे हैं। 14 तो ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं, तो ये ग्रीन वाला तो ग्रीन वाला बना रहा है और रेड वाला ग्रीन वाला, ऐसी रेड वाला ग्रीन वाला और ग्रीन वाला ग्रीन वाला बना रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दो तो आपको N14 वाले मिल गए और दो आपको हाइब्रिड मिल गए। यानी हाइब्रिड का परसेंटेज कितना है? अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर तो हाइब्रिड का परसेंटेज जो है वो दो ही है, दोनों के दोनों है भाई। दोनों में 50% पुराना डीएनए, 50% क्या है? नया डीएनए। बट अगर मुझसे पूछे कि कोई हाइब्रिड कितना है यहाँ, तो यहां पर हाइब्रिड जो है आपका वो कितना है? वो 100% हाइब्रिड बोलेंगे हम। यहां पर कितना है? 100% हाइब्रिड डीएनए वाले केस में। यहां पे हाइब्रिड है नहीं। अगर खाली हाइब्रिड की बात करें तो यहां पर 0% हाइब्रिड है, यहां पर 100% हाइब्रिड है और यहां पर 50% हाइब्रिड है। कितना परसेंट हाइब्रिड है? 50% हाइब्रिड है। ऐसे अगर 20 मिनट्स और देंगे हम तो 25% हो जाएगा और इसका आधा 150, फिर 25 हो जाएगा। 25 का भी आधा 12.5 हो जाएगा। ऐसे ही 7.25, ऐसे मतलब 12.5 का फिर आधा हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ऐसे ही चलता रहेगा।
तो 100, 50, 25, 12.5, 6.25 इस तरीके से ये 3.125 ऐसे चलता रहता है। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चला ये जो देखो 50-50% होता जा रहा है ना, आधा होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है, इससे हमें पता चला है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, ऐसा किसने बताया, तो आप बताएंगे मिशेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। कौन से मोड में, सेमी कंजर्वेटिव मोड में। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि जब हम ये डीएनए इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे क्या कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके जरिए हमारा, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं सीजियम क्लोराइड के साथ, वो पूछेगा कौन से केमिकल के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे आप। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जब हमारा डीएनए उसमें रहेगा तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगेट घुमाएंगे उसे, जब हम उसे घुमाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो वो कौन से मीडियम में होगा, तो वो सीजियम क्लोराइड के मीडियम में होगा। देखो यहाँ पर लिखा ना, सीजियम क्लोराइड को इस्तेमाल करेंगे। किसको इस्तेमाल करेंगे, सीजियम क्लोराइड को। और जब हम सीजियम क्लोराइड को इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर क्या है, जो लाइटर डीएनए होगा, हल्का डीएनए ऊपर आ जाएगा, हल्का वाला कौन सा होगा, 14 वाला, और जो हाइब्रिड वाला है वो नीचे रह जाएगा। यहां तो सारे हाइब्रिड है तो ऑब्वियसली बात है हाइब्रिड तो एक ही जगह पर रहेगा। यहां पर दो अलग अलग वो बन जाएंगे कि 50% एक जगह और 50% एक जगह। तो जो 50% है वही आपका कैसा डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए है। कैसा है, हाइब्रिड। तो एक्सपेरिमेंटली किस एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, तो आप बताएंगे मिशेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। वहीं हम अगर इस प्रोसेस को देखें, इसकी मशीनरी को अच्छे से समझें कि क्या मशीनरी, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है वो याद रखना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि डीएनए को रेप्लिकेट कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए, अगर डीएनए, आप इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखिएगा कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो आपका ये जो डीएनए है इसको ओपन होना पड़ेगा, ये नीचे से खुलेगा। तो जब ये खुलता है तो किस एंजाइम की हेल्प से खुलता है, तो आपको याद रखना है जिस एंजाइम की हेल्प से खुलता है उसका नाम है हेलिकेज। क्या नाम है, जिस एंजाइम की हेल्प से खुल रहा है उसका नाम आपका हेलिकेज, आपको याद रखना है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये ओपन कैसे हुआ डीएनए, तो कौन से एंजाइम की वजह से ओपन हुआ, हेलिकेज एंजाइम की वजह से ओपन हुआ, हेलिकेज एंजाइम की वजह से ओपन हुआ है। तो हेलिकेज एंजाइम इसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद यहां पर आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, और साथ साथ प्राइमर भी रहता है। क्या रहता है, प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो यहां पर रखा जाएगा, छोटा सा डीएनए का सेगमेंट, और उसको ही डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसी का ही पॉलीमराइजेशन कराएगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब है उस पे डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है उनको एड ऑन करता जाएगा। डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एड ऑन होते जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, स्ट्रैंड खुलता जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता जाएगा, होता जाएगा। और डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन करता है 5' to 3'। आप याद रखना 5' to 3'। तो यहां पे तो बड़ा इजी है भाई, इधर 3' है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, 5'। तो चेन ओपन होती जाएगी, ओपन होती, ये खुलता जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ये पूरा ओपन होता जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है कंप्लीटली कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। कैसे स्ट्रैंड बनेगा, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। वहीं आप दूसरे वाले स्ट्रैंड की बात करें तो देखो यहाँ 5 है, यहां तो 5 आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये जहां से बेसिकली ओपन हो रहा है ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, यहीं पर प्राइमर लगेगा, प्राइमर यानी शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए लगेगा, और उसका वो पॉलीमराइजेशन कराता कराता यहां से वो एक्सटेंड होता रहेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जब ये एक्सटेंड हुआ फिर खुलेगा, पर ये तो यहां से सीधा चल रहा है, तो जो पीछे वाला पार्ट है वो रह जाएगा। जैसे मान लो हमने ये बोला कि यहां से स्टार्ट हुआ तो चलो ये आगे बढ़ गया, पर पीछे फिर क्या होगा, पीछे एक और डीएनए पॉलीमरेज लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे फिर चलेगा, फिर पीछे एक और, ऐसे फिर पीछे एक और, फिर ऐसे ऊपर होता जाएगा। तो ये वाला स्टैंड तो कंटीन्यूअस है, बट ये वाला स्टैंड कैसा है, नॉन कंटीन्यूअस है। कैसा स्टैंड है, नॉन कंटीन्यूअस। उसका रीजन क्या है, ये वाला स्टैंड कंटीन्यूअस क्यों बना, बिकॉज 5' से 3' लगातार ये क्या करता गया, पॉलीमराइजेशन करता गया, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो वर्क करता है वो 5' to 3' वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, 5' to 3' वर्क करता है। पर ये वाला स्ट्रैंड ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसका 5' तो इधर आएगा, ठीक है, या फिर इधर आएगा 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3', तो पीछे से हमेशा दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा इसे प्रोसेस, ये पीछे से प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। यही रीजन है कि ये वाला स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअस बनता है और ये वाला स्ट्रैंड कैसा बनता है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है। और ये जो चीज है ओपन हुआ इसको हम फॉर्क कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क है। क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क होती है। तो आपको क्या क्या चीज याद रखने की, एक तो हेलिकेज है, एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, एक हेलिकेज है, एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो एड ऑन होते जाएंगे। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स क्या है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, सबस्ट्रेट की तरह, बिकॉज ये एड ऑन होते जा रहे हैं और साथ साथ ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। एड ऑन भी होते जाएंगे यानी सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेंगे और साथ साथ ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। यही मतलब एड ऑन होने के लिए
एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये दो काम करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। हेलिकेज ने चेन को ओपन करा, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स भी चाहिए हमें जो ऐड ऑन होंगे। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कराएगा। और फिर जो है हमें एक लाइगेज चाहिए होता है, यहां पर अगर आप देखें डीएनए लाइगेज, क्या चीज है, डीएनए लाइगेज। ये क्या करेगा, ये वाला जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड आपने यहां पर देखा, कौन सा स्ट्रैंड देगा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड देगा। तो इस डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो यही करता है आपका डीएनए लाइगेज। कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है। और हमेशा एक और चीज याद रखना, जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, वो हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये भी आपको चीज याद रखनी है। तो रेप्लिकेशन के अंदर ये पूरा था, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी है, हेलिकेज भी है जो ओपन करेगा, डीएनए लाइगेज है जो क्या करेगा, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड था उसकी चेन्स को जोड़ेगा, वो भी हमें याद रखना है। तो इस तरीके से पूरा आपका था डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे।